हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। चलो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। क्या करने वाले हैं आज के रिवीजन में हम लोग ये पूरा जो आपका सेबी रेगुलेशन का चैप्टर है सीए में फाइनल लॉ के लिए, जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का वेटेज रखता है, उसका पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना सर। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम लोग मुश्किल से 40 मिनट में, 40 भी नहीं, मैं कहूंगा 30 मिनट में मुश्किल से पूरा रिवीजन कर लेंगे और पूरा इन डेप्थ होगा। मतलब हर एक पॉइंट का कवरेज होगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना। एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज है। यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो लिंक से जाकर के ले सकते हो। और लाइक आपसे अभी नहीं मांगूंगा, जब आपको वीडियो पसंद आ जाए, जब आपको जम जाए, तब जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। ये जो सेबी रेगुलेशन है ये आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला बात करता है रेजिंग ऑफ कैपिटल यानी कि आईपीओ एफपीओ के बारे में। दूसरा वाला आपका बात करता है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, जो प्योरली थियोरेटिकल, और तीसरा वाला टेक ओवर कोड के बारे में बात करता है, जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले बात करेंगे आईपीओ के बारे में। यदि आप अगर आईपीओ रेज करना चाहते हो तो आपको बनना पड़ेगा एक एलिजिबल इशूअर। एलिजिबल इशूअर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है सर? आपको सारे कीवर्ड्स देखो हाईलाइटेड मिलेंगे। एलिजिबल इशूअर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? अगर आप इशू करना चाहते हो तो आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा। सर सबसे पहले सुनो, अगर आप पब्लिक इशू या राइट इशू करना चाहते हो उसके लिए आपको ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहला, सर आपकी जो इशूअर है, प्रमोटर, डायरेक्टर, इनमें से कोई भी डीबार्ड नहीं है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। जैसे आपने दिखा किशोर बियानी 2 साल के लिए डीबार हो गया था, वैसे ही आपका इशूअर मतलब जो कंपनी है या फिर आपका प्रमोटर या डायरेक्टर कोई भी डीबार्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, सर आपको अपने स्टॉक एक्सचेंज से जाकर के इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मेरे को बाद में अपने शेयर्स लिस्ट करने दोगे ना। और उनमें उन्हीं स्टॉक एक्सचेंज में से अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज है तो एक स्टॉक एक्सचेंज को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है? आप डीबार्ड नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। तीसरा, आपको डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा डीमटेरियलाइजेशन के लिए कि हम अपने शेयर्स डीमैट में रखेंगे, आप हमारा शेयर्स रख दोगे क्या। चौथा, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं हो सकते। अगर है तो उनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करो या उनको फोरफीट कर लो, पर पार्टली पेड अप नहीं हो सकते। फिफ्थ, सर आपने फर्म अरेंजमेंट कर रखा है फाइनेंस का। ये पॉइंट नहीं समझेगा, आपको ध्यान से सुनना। अगर नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे तो नहीं समझेगा। सर आपका फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए फाइनेंस का। मतलब क्या? आप पूरा पूरा ना मार्केट से पैसा लेने में डिपेंडेंट ना हो जाओ। तुम जितना पैसा मार्केट से ले रहे हो ना, उसके 75% के पास तुम्हारे पास 75% का, 75% का तुम्हारे पास बैकअप अरेंजमेंट होना चाहिए कि तू नहीं तो कोई और बे। ऐसा नहीं मैं नहीं तो कौन बे, तू नहीं तो कोई और बे वाला हिसाब होना चाहिए। अगर पब्लिक ने मान लो पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं कि कंपनी पानी में गया छटपैक, नहीं भैया। अगर पब्लिक ने पैसा नहीं दिया तो तुम लोगों को क्या होना चाहिए? बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो आपके पास बैकअप ऑप्शन फर्म अरेंजमेंट, फर्म, अरे वो वाला बैकअप नहीं, मेरे दोस्त ने बोला है मेरे को दे दूंगा, कभी नहीं देगा। आपके पास फर्म अरेंजमेंट मतलब रिटर्न अग्रीमेंट में होना चाहिए कि भैया थ्रू वेरीफाइबल मींस, मतलब आप अग्रीमेंट देख के बता सकते हो कि भैया 75% ऑफ स्टेटेड मींस जो है ना वो मेरे पास अरेंज्ड है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए। सर ये 5 पॉइंट हो गए। देखो क्या, पहला, तुम डीबार्ट नहीं होने चाहिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के साथ डीमैट के लिए अग्रीमेंट करोगे, पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं हो सकते, और आपके पास फर्म अरेंजमेंट है फाइनेंस का। और उसके बाद 5 और पॉइंट है सर। सर आपका जो प्रमोटर है उसका सारा शेयर होल्डिंग डीमैट में हो जाना चाहिए। आप जो भी पैसा ले रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो भी पैसा आप ले रहे हो उसमें से सिर्फ 25% या उससे कम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, मतलब वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए आपका 25% या उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं है। सर तीसरा, सर आपका जो प्रमोटर, डायरेक्टर या इशूअर है कोई भी विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब जानबूझ के कभी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट, सर आपका जो इशू है ना वो कम से कम 3 दिन के लिए खुलेगा और कम 10 दिन में बंद हो जाएगा। कम से कम 3 दिन के लिए खुलेगा और 10 दिन में बंद हो जाएगा। और सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का चाहिए। अगर नहीं आया तो आपको 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। सर देखो, पहले के 5 पॉइंट अतरंगी है, आखिरी के 5 पॉइंट अतरंगी है। पहला का 5 पॉइंट क्या कहता है वो आपने रिवाइज किया। आखिरी का 5 पॉइंट पढ़ो कि आपका प्रमोटर का शेयर डीमैट में हो जाना चाहिए। आप कोई भी बिल्कुल जनरल कॉर्पोरेट लोन के पर्पस के लिए आपका टोटल अमाउंट से 25% या उससे कम होना चाहिए। तीसरा, आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हो। चौथा, मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन होगा, मैक्सिमम 10 दिन के लिए, मतलब मार्केट में सर 3 दिन के लिए ओपन होता है। और लास्ट, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90 दिन का 90% रहेगा। नहीं आया तो 15 दिन में पैसा रिफंड कर देना। ये सारे कंडीशन कंप्लाई होंगे तो आप एलिजिबल इशूअर बन सकते हो। अब सर जैसे ही आप इशू करने पे बात आएगी ना तो आपको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा और अदर इंटरमीडिएट। सर मर्चेंट बैंकर क्या? आप एक या एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करोगे जो आपको ये पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगे। और ये सारे मर्चेंट बैंकर में से एक जिनको आप लीड मर्चेंट बैंकर बनाओगे। मैंने आपको ममा अर्थ का क्या दिखाया था क्लास में? ममा अर्थ का पूरा प्रोस्पेक्टस दिखाया था जिससे आपने छोटी छोटी चीज समझे थे। अब सर उसके बाद ये भी समझो कि आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से भी जा सकते हो। बुक बिल्डिंग प्रोसेस मतलब क्या? जहां पे आपका प्राइस डिफाइंड नहीं है,
आप एक प्राइस, आप कौन से प्राइस पे इशू करोगे वो डिफाइंड नहीं है, आपका एक रेंज डिफाइंड है जहां पे एक फ्लोर प्राइस है और एक कैप प्राइस है। अब मार्केट में लोग बिड करेंगे और बिडिंग के बेसिस पे आपका प्राइस डिसाइड होगा। इसको कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सर अगर आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस है ना, तो आपको कुछ सिंडिकेट मेंबर्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, और अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है तो आप सीधा सीधा बैंकर टू इशू अपॉइंट करो। बैंकर टू इशू मतलब जो बैठ के से पैसा कलेक्ट करेगा, रिटर्न करेगा, वो सारा काम करेगा। उसके बाद देखो राजा, आपको एक ना एक रजिस्ट्रार टू इशू अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके सर, वो आपको सारा डिपॉजिटरी से सारा कनेक्शन कर सके। और आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपको कंप्लायंस में हेल्प करे। तो मर्चेंट बैंकर, सिंडिकेट मेंबर्स, बैंकर टू एन इशू, रजिस्ट्रार टू एन इशू, कंप्लायंस ऑफिसर, ये सबको आपको अपॉइंट करना पड़ता है राजा। आप लोग यहां से नहीं तो आप लोगों ने क्लास में जो नोट्स बनाए थे, ये जो आपने क्लास में नोट्स बनाए थे राजा, आप इससे भी पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हो। आपका इससे भी मक्खन जैसा ही रिवीजन होगा। आगे सुनो सर, कुछ कंडीशंस इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। आप ना पब्लिक ऑफर या तो रेगुलेशन, ये रेगुलेशन पार्ट 1 से पब्लिक ऑफर कर सकते हो या पार्ट 2 से। दो तरीके से आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो सर, मैं आपको यहां से बताता हूं, इधर देखो, ये देखो सर। आप दो केसेस में जाके पब्लिक ऑफर कर सकते हो। पहला, पहला केस सर, अगर आपके चार कंडीशन मीट होते हैं तो आप जाके आईपीओ ला सकते हो। चार कंडीशन क्या है? सबसे पहला, तुम्हारा जो नेट टैंजिबल एसेट है 3 करोड़ या उससे ज्यादा है। क्या कहा मैंने? एक सेकेंड रुक जाओ, बंद हो गया स्क्रीन। हाँ सर, सॉरी, स्क्रीन बंद हो गया था, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा? सबसे पहला, आपका जो नेट टैंजिबल एसेट है, नेट टैंजिबल एसेट जो है वो 3 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले 3 साल में लगातार। पिछले हर 3 साल में हर साल आपका 3 करोड़ या उससे ज्यादा का नेट टैंजिबल एसेट है। उसी में जो नेट टैंजिबल एसेट है उसमें मॉनिटरी एसेट जो है वो 50% या उससे कम है। और यदि अगर मॉनिटरी एसेट 50% से ज्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट है ना, उसको आपने क्या कर दिया, एक्सेस अमाउंट के लिए आपने कोई फर्म कमिटमेंट कर दिया है कि ये बिजनेस में या प्रोजेक्ट में यूज करूंगा, तो अब वो मॉनिटरी एसेट नहीं बचा। मैंने क्या कहा सर, आपका नेट टैंजिबल एसेट 3 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन नेट टैंजिबल एसेट में से 50% या उससे कम मॉनिटरी एसेट है। पर अगर 50% से ज्यादा मॉनिटरी एसेट है तो जो एक्सेस अमाउंट है, वो एक्सेस अमाउंट को आपने कहीं फर्म कमिटमेंट कर दिया कि बिजनेस या प्रोजेक्ट ले, ताकि अब वो मॉनिटरी या लिक्विड एसेट नहीं बचा। पर सर ये जो 50% का कंडीशन है ना मॉनिटरी एसेट वाला, ये ओएफएस के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये आईपीओ में एफपीओ में एप्लीकेबल है, पर ओएफएस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया आपका एवरेज प्री प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, वो एवरेज आपका 15 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम एवरेज पिछले 3 साल का सर, पिछले 3 साल का नहीं, पिछले 5 साल में से आप कोई भी बेस्ट 3 इयर्स ले लो, तो बेस्ट 3 इयर्स का मिनिमम एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ का होना चाहिए। पिछले 5 साल में कोई भी 3 साल ले लो। तीसरा सर, आपका जो नेटवर्थ है ना वो 1 करोड़ रुपए है उससे ज्यादा होना चाहिए, नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा पिछले 3 साल में। और चौथा सर, अगर आपने पिछले साल 1 साल में अगर नाम बदला है, तो नया वाला नाम जो है या नया वाला एक्टिविटी जो है, उससे आने वाला रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 50% या उससे ज्यादा है। मतलब सर पहले मान लो मैं पहले क्या बेचता था, पहले मैं एक कैलकुलेटर बेचता था, अब मैंने नाम बदल दिया और नाम बदल के अब मैं क्या बेचता हूँ, माउस बेचता हूँ। तो भैया तेरा माउस बेच के जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो पिछले साल की टोटल रेवेन्यू में 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये चारों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होना, तब जाके क्या माना जाएगा कि आप कैटेगरी ए में इशू कर सकते हो। चारों कंडीशन क्या है सर? पहला कंडीशन ये हो गया कि आपका नेट टैंजिबल एसेट 3 करोड़ या उससे ज्यादा है। ध्यान से देखो, नेट टैंजिबल एसेट 3 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले तीनों साल में। मॉनिटरी एसेट जो है वो 50% या उससे कम है, और अगर ज्यादा है तो जो एक्सेस है उसको आप फर्म कमिटमेंट कर दो किसी बिजनेस या प्रोजेक्ट। दूसरा सर आपका प्री, पहला आपने नेट एसेट देखा, दूसरा आप देखोगे आपका प्रॉफिट प्री टैक्स, मिनिमम प्री टैक्स प्रॉफिट एवरेज पिछले 3 साल का, 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स, वो आपका 15 करोड़ होना चाहिए। चौथा सर, आपका नेटवर्थ जो है वो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल में। और चौथा, अगर नाम बदला है आपका पिछले 1 साल में, तो भैया आपका जो पिछले 1 साल का रेवेन्यू है उसका 50% या उससे ज्यादा रेवेन्यू नए वाले एक्टिविटी से होना चाहिए। ये चार कंडीशन है राजा। जब ये चार कंडीशन मीट हो जाए तब जाके आप क्या कर सकते हो, पब्लिक ऑफर। पर राजा मान लो ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं हुआ, तो तू कैटेगरी ए में नहीं कर सकता, फिर देखो कैटेगरी बी में जाना पड़ेगा। कैटेगरी बी क्या कहता है सर? मेरी बात ध्यान से सुनना राजा, प्लीज 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 प्लीज। कैटेगरी बी क्या कहता है कि भैया, अगर तू बुक बिल्डिंग, अगर तेरा वो चारों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुआ, तो तू तीन बातों का ध्यान रखना, तू इशू करेगा लेकिन बुक बिल्डिंग प्रोसेस मैंडेटरी है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस मैंडेटरी है। दूसरा सर, जो भी इशू तू पब्लिक को करेगा ना, उसका मिनिमम 75% बड़े लोगों को देना, क्यूआईबी को देना। मिनिमम 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक आप क्यूआईबी को दोगे। और तीसरा सर, अगर आप नहीं दे पाए, क्यूआईबी को 75% नहीं गया, तो आप पैसा रिफंड कर दोगे। क्यूआईबी को पैसा नहीं दे पाए तो आप पैसा रिफंड कर दोगे। अगर ये तीनों शर्तें मंजूर है तो तू कैटेगरी बी में जा सकते हैं।
अब सर मेरे को बताओ, ये तो ए और बी कैटेगरी हो गया। ए कैटेगरी में कब जा सकते हो? अगर आपका चार कंडीशन मीट होता है, चारों में से कोई भी मीट ना हो तो बी में चले जाना। बुक बिल्डिंग मैंडेटरी है, क्यूआईबी को 75% मिनिमम मैंडेटरी है, और अगर नहीं कर पाए तो पैसा रिटर्न कर दोगे। ये तीनों कंडीशन मैंडेटरी है। अब इसके बाद आगे देखो सर, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर क्या लिखा है सर। यदि मान लो दो पॉइंट और लिखा है प्लीज सर। सबसे पहले ये समझना कि अगर आप कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो तो ये याद रखना, पिछले 6 महीने में आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सर आप सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो सही। अगर आप कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो तो पिछले 6 महीने में आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, जब आप अलॉटमेंट कर रहे हो ना, मिनिमम 1,000 लोग तो भी होने चाहिए, मिनिमम 1,000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटी होने चाहिए। सर तीसरा, सर आप एक बात समझो, अगर इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा इशू है, तो बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ना रिपोर्ट देते रहना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पे, जब तक 95% यूटिलाइज नहीं हो जाता। तुमने सब सुना पर क्वार्टरली वर्ड नहीं सुना। हर क्वार्टर रिपोर्ट दोगे जब तक 95% यूटिलाइज नहीं हो जाता। और फिर क्या लिखा है, द इशूअर में ऑब्टेन रेटिंग फ्रॉम फॉर द आईपीओ। आपको रेटिंग निकलवाना पड़ेगा सर, और इस रेटिंग के बेसिस पे आप क्या करोगे, रेटिंग के बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। सर लगे हाथ आपको एक चीज समझा देता हूं सर, ये स्प्लिट ऑफ एलोकेशन, मतलब जब आप इस तरीके से मार्केट में चाहते हो तो आपका एलोकेशन कितना करते हो। सर देखो, कुछ पैसा आप एंकर इन्वेस्टर्स को देते हो, कुछ पैसा आप एंकर इन्वेस्टर से लेते हो। एंकर इन्वेस्टर मतलब क्या, जो आपके आईपीओ को बूस्ट करने के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसको कहते हैं एंकर इन्वेस्टर। जैसे अगर मैंने आईपीओ लाया और मेरे आईपीओ में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट कर दिया, तो खुशी हो जाओगे एकदम, बोलेगे राकेश झुनझुनवाला किया, मैं किस खेत की मूली हूं भाई, कर देता हूं। तो भैया उसको कहते हैं एंकर इन्वेस्टर। सर एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्टर का अलग होता है, बाकी बाकी लोगों का अलग होता है, पब्लिक का अलग से एक पोर्शन होता है। अब पब्लिक का जो पोर्शन होता है ना, उसको आप एलोकेट करते हो अपने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में, अपने एम्प्लॉइज में, नॉन एम्प्लॉइज में, ऐसे अलग अलग। तो वो एलोकेशन का परसेंटेज क्या है सर? देखो, जब आप नॉर्मल बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जाते हो, जब आप नॉर्मल बुक बिल्डिंग प्रोसेस है और आपके वो चारों कंडीशन मीट हो रहे हैं, कौन से चारों कंडीशन, मतलब ऊपर वाला जो ए कैटेगरी था उस तरफ वाला, और चारों कंडीशन मीट हो रहे हैं, तो आपका एलोकेशन क्या होगा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिनिमम 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मिनिमम 15%, और क्यूआईपी को मैक्सिमम 50। क्यूआईपी को बहुत तो भी 50 देना, रिटेल को 35 देना, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कितना देना, 15%। पर राजा, अगर यही बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जा रहे हो, पर क्यों जा रहे हो पता है, ये सेकंड वाले कैटेगरी में, मतलब आपके चार में से कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं हुआ, तो आप ये वाले मेथड से जा रहे हो, तो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। पर अगर सेकंड केस में है ना, तो देखो क्यूआईबी को तो 75% देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे सर, आपका एलोकेशन चेंज हो जाएगा। अब आप क्यूआईबी को मैक्सिमम 50% की जगह दोगे मिनिमम 75%, और इसको 10% मैक्सिमम, इसको 15% मैक्सिमम। सर यहां पे देखो, पहले बेसिक वाला याद करो राजा, तीन लोग हैं, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूआईबी। तीन को याद करो पहले, रिटेल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूआईबी। अगर बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है, नॉर्मल एलोकेशन है, तो आरआईआई को 35%, एनआईआई को 15% मिनिमम, और क्यूआईबी को मैक्सिमम 50%। पर अगर सर आपके वो चारों कंडीशन मीट नहीं हो रहे, मतलब आप रिस्क में हो, हाई रिस्क हो ना, तो क्यूआईबी को तो तू मिनिमम 75 दे दे। बचा हुआ जो है, आरआईआई को मैक्सिमम 10% और एनआईआई को मैक्सिमम 15%। मतलब एनआईआई का परसेंटेज सेम है सर दोनों में, आपका बदला किसमें, आरआईआई और क्यूआईबी में। एनआईआई का 15% फिक्स्ड है। पर राजा, अगर ये तो तब जब आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हो, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में। पर अगर मान लो बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही नहीं है, अगर मेरा फिक्स प्राइस है, तो भैया फिक्स प्राइस अगर है ना, तो भैया तेरा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिनिमम 30% जाएगा, और जो बचा हुआ है वो बाकी लोगों को चला जाएगा तेरी मर्जी से। पर अपने रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम कितना देना, 30%, बाकी बचा हुआ किसी को भी दे देना कितने भी परसेंटेज में, तेरी मर्जी। सर ये एलोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा राजा। देखो केसेस समझ लो, केसेस बस ये है कि या तो मैं चार कंडीशन मीट कर रहा हूं, या तो मैं चार कंडीशन मीट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं चार कंडीशन मीट कर रहा हूं, तो मेरे पास बुक बिल्डिंग प्रोसेस का भी ऑप्शन है, और अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस का भी ऑप्शन है। पर अगर मैं चारों कंडीशन मीट नहीं कर रहा हूं ना, तो मेरे पास सिर्फ बुक बिल्डिंग प्रोसेस का ही ऑप्शन है। सर अगर मैं चारों कंडीशन मीट करके बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जा रहा हूं, तो मेरा शेयरिंग है 35%, 15% और 50%। पर अगर कंडीशन मीट नहीं हुए और मैं विता और बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जा रहा हूं, तो मेरा शेयरिंग हो जाएगा 10%, 15% और 75%। पर सर अगर मैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहा हूं, वो तो सिर्फ यहां पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहां पे तो ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। यहां पे तो बुक बिल्डिंग मैंडेटरी है। पर सर अगर फर्स्ट केस में फॉलो कर रहा हूं और बुक बिल्डिंग नहीं कर रहा हूं, तो आरआईआई के लिए हमने कहा सर, इसको तू 30% मिनिमम दे देना, बाकी तू 70% जैसे बांटना है तेरी मर्जी। सर ये एलोकेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अरे यस और नो सर, यस और नो राजा। आगे बढ़ू। अब सर मेरे को बताओ, डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये आप समझ गए, ये हो गया। अब सर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स बात कर लेते हैं। सर
हाँ जी सर। सर डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। क्या मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइसेस दे सकता हूँ? सर जनरली नहीं। पर राजा पहले केस में हमने बोला, अगर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, या फिर एम्प्लॉइज है, मतलब तेरे अपने ही लोग हैं, तो तू उनको बाकी लोगों को जो प्राइस दे रहे हैं ना, उससे 10% कम तक दे सकते हैं। मतलब 4%, 5%, मतलब मैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने शेयर होल्डर्स को 5%, 7%, 10% कम तक मैं ऑफर कर सकता हूँ। दूसरा सर, अगर एंकर इन्वेस्टर है, तो एंकर इन्वेस्टर को किसी भी और इन्वेस्टर से कम प्राइस पे मत देना। एंकर इन्वेस्टर का प्राइस कैन नॉट बी लोअर देन द प्राइस ऑफर टू एनी अदर इन्वेस्टर। तीसरा सर, अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस का कोई ऑल्टरनेट मेथड फॉलो कर रहे हो, मतलब आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही है लेकिन कोई कस्टमाइज चीज है, तो सर वहां पे आप एम्प्लॉय को फ्लोर प्राइस से भी कम दे सकते हो, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं। सर ये तीसरा वाला बस याद कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इतना वर्थ इट नहीं है ये वाले पॉइंट में। सर अगर आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस का ऑल्टरनेट मेथड है, तो उसमें आप अपने सिर्फ एम्प्लॉइज को जो फ्लोर प्राइस होता है ना, फ्लोर प्राइस से भी 10% कम पे दे सकते हो, मैक्सिमम 10% कम पे अपने सिर्फ एम्प्लॉइज को, ना तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, ना शेयर होल्डर को। सर जनरली क्या लिखा है, अदर लोगों से 10% कम मिल सकता है, वो तीन लोगों को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय को। एंकर इन्वेस्टर को 1 रुपया भी कम नहीं मिलेगा किसी भी और इन्वेस्टर से, और ऑल्टरनेट केस में आपको फ्लोर प्राइस से भी 10% कम दे सकते हो। अच्छा, बात करते हैं फेस वैल्यू क्या होगा शेयर का, डिपेंड करता है आपके इशू प्राइस पे, और ये लॉजिकली फिट नहीं बैठता। अगर इशू प्राइस आपका 500 रुपए से ज्यादा है, तो आपका फेस वैल्यू 10 रुपए फिक्स रहेगा। पर इशू प्राइस अगर 500 रुपए या उससे कम है, तो आपका फेस वैल्यू भी 10 रुपए से कम हो सकता है। 500 रुपए, सॉरी 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 सर, अगर आपका इशू प्राइस 500 रुपए से कम है, तो आपका फेस वैल्यू होगा एग्जैक्ट 10 रुपए का। पर या तो 500 या 500 से ज्यादा है ना, तो आपका इशू प्राइस क्या, आपका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 रुपए से कम हो जाएगा। पर 1 रुपए से कम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अगर आपका फेस वैल्यू ज्यादा, आपका इशू प्राइस ज्यादा हो गया, तो फेस वैल्यू 10 से कम हो सकता है, पर 1 से कम नहीं हो सकता। अब राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सर आपके प्रमोटर को कंपनी में मिनिमम 20% कंट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा पोस्ट इशू कैपिटल का। पोस्ट इशू के बाद जो कैपिटल है, उसमें कम से कम 20% रखना पड़ेगा। अब सर लॉन्ग लॉक इन पीरियड क्या होता है, प्रमोटर को हमने बोला, सुन बे भाई भाई सॉरी सुन भाई सुन, तुमको तुम्हारे शेयर्स को 3 साल का लॉक इन रखना पड़ेगा। कौन सा शेयर जो आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 20%, पर अगर आपने उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे ना, तो उसका कम से कम 1 साल का लॉक इन रखना पड़ेगा, या तो 3 साल का या 1 साल का। पर सर ये 3 साल शुरू कब से होंगे, 1 साल शुरू कब से होंगे, या तो जिस दिन तुम्हारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, या जिस दिन अलॉटमेंट हुआ, विच एवर इज लेटर। डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और अलॉटमेंट से विच एवर इज लेटर से लेके 3 साल का पीरियड शुरू होगा। कब सर, अगर आपके प्रमोटर की बात करें, तो क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? पर ये कब, 3 साल का पीरियड आपके मिनिमम कंट्रीब्यूशन में, उसके ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन में कितना, 1 साल का होल्डिंग रखना पड़ेगा। लेकिन सर अगर फर्दर पब्लिक ऑफर का केस है ना, अगर फर्दर पब्लिक ऑफर का केस है, तो उसमें आपको कोई लॉक इन नहीं होगा। इसके केस में, एक्सेस के केस में, मतलब सर सुनो, अगर आईपीओ का केस है, तो जितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन था उसमें 3 साल का लॉक इन रहेगा, और एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे 1 साल। पर अगर एफपीओ है ना, तो उसमें तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पे 3 साल रहेगा ही, पर एक्सेस पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा। तेरे को रखना है रख, नहीं रखना है मत रख। ये कब, एफपीओ के केस में। सर आईपीओ में एक्सेस पे 1 साल है, पर एफपीओ में एक्सेस में कोई लिमिट नहीं है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं राजा? एफपीओ में एक्सेस में कोई लिमिट नहीं है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ कि नहीं, ये और नो, ये और नो, ये और नो, बताओ फटाफट, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, टक्कन की, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, बोलो। सर समझे आप डिफरेंशियल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट? रहा डिफरेंशियल प्राइसिंग हो गया आपका, आपका फेस वैल्यू हो गया, लॉक इन पीरियड हो गया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, और इसके साथ आपका पूरा का पूरा रेजिंग ऑफ कैपिटल वाला रिवीजन खत्म होता है। सर उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग की तरफ। इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटिवली बहुत ईजी है सर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पहले याद कर लेते हैं। सबसे पहले समझो आपका कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है। सर ये एक सीनियर ऑफिसर होता है, जो सीधा बोर्ड को या एचओडी को रिपोर्ट करता है, और ये फाइनेंशियली लिटरेट होता है, कंप्लायंसेस का ध्यान रखता है, और इसको आपने कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रखा है, तो उसको कहते हैं कंप्लायंस ऑफिसर। याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, याद करो कनेक्टेड पर्सन क्या होता है। सर कनेक्टेड पर्सन में दो तरह के लोग आते हैं, वो लोग जिनको हमने कनेक्टेड पर्सन कहा, और वो लोग जिनको डीम्ड कनेक्टेड पर्सन कहा। पहला सर कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं? सर ये लोग वो होते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, अभी अभी हमने क्लास में पढ़ा करके ये इस तरीके से मार्किंग है, पर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर कनेक्टेड पर्सन मतलब क्या, कोई भी इंसान जिस दिन एक्ट हुआ, कंसर्न एक्ट मतलब जिस दिन इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, उसके 6 महीने पहले, उसके 6 महीने के पीरियड में, अगर वो किसी भी तरीके से कंपनी से एसोसिएटेड है,
या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे सर? या तो कंपनी के ऑफिसर से रोज उसका कम्युनिकेशन है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, या फिर सर वो डायरेक्टर या ऑफिसर के पोजीशन में है, या कोई भी ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन रिलेशनशिप रखता है, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखता है जिसके वजह से उसको अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल सकता है, तो उसको कनेक्टेड पर्सन कहते हैं। सर कोई भी इंसान जो एम्प्लॉय, प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर कनेक्टेड है और उसको अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल सकता है, उसको हम कनेक्टेड पर्सन कहते हैं। और और कुछ लोगों को हम डीम्ड कनेक्टेड पर्सन मान लेते हैं सर, जैसे कि ऊपर वाले लोगों का इमीडिएट रिलेटिव हो गया, ऊपर वाले लोगों का इमीडिएट रिलेटिव हो गया, आपकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी हो गई, सर कोई इंटरमीडियरी हो गया जो सेक्शन 12 में डिफाइंड है, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, या फिर सर आपका बैंकर हो गया, या आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका बोर्ड या एम्प्लॉय हो गया। ये सारे लोग आपके कनेक्टेड माने जाते हैं। इतना याद नहीं करना है, बस ये याद रखो सर, आपकी कंपनी, आपका इमीडिएट रिलेटिव, ऊपर वाले लोगों का इमीडिएट रिलेटिव, सर आपका होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपका ट्रस्टी कंपनी, या फिर आपका कोई भी बैंकर है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका बोर्ड का मेंबर, उनका एम्प्लॉय, ये सारे लोगों को कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। पहले वो लोग जो कनेक्टेड है और दूसरे वो लोग जो कनेक्टेड पर्सन से कनेक्टेड है, उनको भी कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। अब सर ये बताओ, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो जनरली अवेलेबल नहीं है। जब ये इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल हो जाएगा तो ये मटीरियली अफेक्ट करेगा शेयर के प्राइस को, मटीरियली अफेक्ट करेगा सिक्योरिटीज के प्राइस को। इसको कहते हैं अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कि क्या सर, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, मर्जर एक्विजिशन डीमर्जर होने वाला है, या कोई भी आपका की मैनेजरल पर्सन का चेंज हो रहा है, ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। सर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो जनरली अवेलेबल नहीं है, पर जब जनरली अवेलेबल हो जाएगा तो शेयर्स के प्राइस को मटीरियली अफेक्ट करेगा। अब सर इमीडिएट रिलेटिव में कौन आता है? सर मैं, मेरे स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और चाइल्ड। और भाई मेरे स्पाउस के भी पेरेंट्स और सिबलिंग्स आते हैं। ये सारे लोग कहां पे आ जाते हैं? मेरे इमीडिएट रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब सर जब आप बात करो ना रेस्ट्रिक्शन के बारे में, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में छह छह पॉइंट से ध्यान से रख सुनना मेरी बात। सबसे पहला सर, इधर देखो, इधर देखो सर, कोई भी इंसाइडर, इंसाइडर मतलब कौन इंसान? सर इंसाइडर मतलब यहां पे नहीं डिफाइन लिखा हुआ है, पर इंसाइडर मतलब तुम समझ लो, इंसाइडर में या तो कनेक्टेड पर्सन आता है, या फिर वो पर्सन जिसके पास यूपीएसआई है, पब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको हम इंसाइडर कहते हैं। कोई भी कनेक्टेड पर्सन या कोई भी इंसान जिसके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब राजा रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहला, सर पहला ये है कि कोई भी इंसाइडर, कोई भी अंदर का बंदा अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ना तो कम्युनिकेट करेगा, ना प्रोक्योर करेगा, ना प्रोवाइड करेगा, ना एक्सेस देगा। ना कम्युनिकेट करेगा, ना प्रोक्योर करेगा, ना प्रोवाइड करेगा, ना एक्सेस देगा। तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देगा, अनलेस तेरे को लगे लेजिटिमेट पर्पस के लिए। एक्सेप्शन एक ही है सर, लेजिटिमेट पर्पस के लिए, जेन्युइन पर्पस के लिए दे रहा है तो चलेगा। जेन्युइन पर्पस के ऑडिटर है, ऑडिटर को देना पड़ेगा। उसके अलावा सर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला गया है कि तुम एक पॉलिसी बनाओ कोड ऑफ फेयर कंडक्ट, डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट को लेके, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट को लेके एक पॉलिसी बनाओ। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सर आप किसी को भी यूपीएसआई दे रहे हो ना, तो उसको आपको ड्यू नोटिस देना पड़ेगा कि भैया कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, आप इसको शेयर मत करो, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसका आपको ड्यू नोटिस देना पड़ेगा उस कंसर्न पर्सन को। तीसरा सर, वैसे तो आप अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, पर दो एक्सेप्शन है। सर अगर आप ओपन ऑफर दे रहे हो और ओपन ऑफर के लिए शेयर करना है तो कर दो। दूसरा, ओपन ऑफर अभी हम टेक ओवर कोड में पढ़ेंगे। और दूसरा सर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करना पब्लिक, ये कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है, तो और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन होने के कम से कम 2 दिन पहले तुम इसको जनरली भी अवेलेबल करवा दे रहे हो, मतलब पब्लिक में भी अवेलेबल करवा दे रहे हो, तो लॉ कहते हैं तू शेयर कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पूरा थ्योरी है, थियरी है, ये 6 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? अगर कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है ओपन ऑफर से रिलेटेड है या पब्लिक के बेस्ट या कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपको एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, और उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इंटरनल कंट्रोल रखना पड़ेगा। और वो डेटाबेस में जो डेटा है ना, 8 साल के लिए प्रिजर्व करो। कितने साल? 8 साल के लिए प्रिजर्व करोगे, मतलब डेटाबेस मेंटेन करो, इंटरनल कंट्रोल रखो और 8 साल के लिए मेंटेन करो। फिफ्थ पॉइंट कहता है कोई भी इंसाइडर जो है ना, वो जिसके पास यूपीएसआई है, वो उस शेयर्स में ट्रेड नहीं करेगा जब तक उसके पास यूपीएसआई है। और लास्ट में कहता है कि अगर पकड़े गए तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? सर सुनो, अगर आप एक कनेक्टेड पर्सन हो, आपके पास यूपीएसआई नहीं था, ऐसा प्रूफ करना आपकी जिम्मेदारी होगी। आपके पास यूपीएसआई नहीं था, ऐसा प्रूफ करना आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आप एक कनेक्टेड पर्सन हो। अदर देन कनेक्टेड पर्सन हो ना, तो ये प्रूफ करने का बर्डन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रहेगा। ये प्रूफ करने का बर्डन बोर्ड पे रहेगा, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नहीं, सेबी पे रहेगा। ये प्रूफ करना कि तू प्रूफ कर भैया कि इसके पास यूपीएसआई था। कनेक्टेड पर्सन में हम लोग अज्यूम कर लेंगे था, वो प्रूफ करेगा कि नहीं था।
और अदर देन कनेक्टेड पर्सन में हमको प्रूव करना पड़ेगा, ये ओनर्स ऑफ प्रूफ है सर। सर ये 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? यूपीएसआई में तू ना तो कम्युनिकेट करना, ना प्रोक्योर करना, ना प्रोवाइड करना, ना एक्सेस देना। करना तभी जब लेजिटिमेट पर्पस लगे, इसके लिए बोर्ड पॉलिसी बनाएगा। दूसरा सर, किसी के पास भी यूपीएसआई है तो उसको ड्यू नोटिस दे देना कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर। तीसरा, तब तक शेयर नहीं करूंगा जब तक पहला ओपन ऑफर का केस ना हो, या दूसरा कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो। चौथा सर, डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करूंगा, इंटरनल कंट्रोल रखूंगा और 8 साल के प्रिजर्व करूंगा। ट्रेडिंग नहीं करूंगा मैं। और लास्ट में ओनर्स बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद सर, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर में मैंने क्या कहा था? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर में शेड्यूल ए के प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना। शेड्यूल ए का प्रिंसिपल 5 बेसिक बातें कहते हैं। और प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, तुमको पता चला कि कहीं पे इंफॉर्मेशन किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के पास है, तो तुम पहले जल्दी से जाके पब्लिक को भी डिस्क्लोज कर देना, ताकि ऐसा ना हो कि सिलेक्टिव डिस्क्लोजर हो, पब्लिक डिस्क्लोजर ना हो। दूसरा सर, आपको एक सीरो बनाना पड़ेगा, हीरो नहीं, सीरो, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, जो क्या करेगा? इन्वेस्टर के साथ रिलेशन मेंटेन करेगा और पब्लिक में ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। तीसरा सर, आपके जो भी न्यूज के क्वेरीज आ रहे हैं या कोई भी मिस रिपोर्टिंग हो रहा है ना, उनको आपको आंसर करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। चौथा सर, आप अपने कोई एनालिस्ट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो ना, ध्यान रखना ये यूपीएसआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूपीएसआई होना चाहिए। और अगर आपका एनालिस्ट या इन्वेस्टर्स के साथ कोई मीटिंग हो रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, और वो ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट पे होना चाहिए, ताकि हर किसी के लिए सर, हर किसी के लिए सेम इंफॉर्मेशन हो, आप कुछ छुपा के ना रखो। और लास्ट में सर, आपका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा सर? सबसे पहले सीईओ कंट्रोल बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल, ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। जो सीईओ ने कंट्रोल बनाया है उसको ऑडिट कमिटी साल में एक बार कम से कम उसको टेस्ट करेगी, उसका ऑडिट करेगी। तीसरा सर, लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक हो गया तो उनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करने के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और चौथा सर, विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाना। और पांचवा, जब लीकेज की इंक्वायरी हो रही है ना, तो इंटरमीडिएरीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? 5 पॉइंट। सीईओ क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएगा। ऑडिट कमिटी उसका साल में एक बार ऑडिट करेगी। अगर कोई लीक हुआ है तो लीक की इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में इंटरमीडिएरी सपोर्ट करेंगे और विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाया जाएगा। ये 5 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो गया सर। इसके साथ आपका इनसाइडर ट्रेडिंग का भी रिविजन हो जाता है। और अब हम चलते हैं टेक ओवर कोड की ओर। चलो सर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। हम लोग अभी करने वाले हैं रिवीजन, और ये रिवीजन हम रिटन रिवीजन करेंगे। तो मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये, इसको कहता हूं मैं व्हाइट बोर्ड रिवीजन। आप प्लीज एक प्लेन पेपर खोल लीजिए और उसमें जो भी मैं लिख रहा हूं वो लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि फुल स्पीड में लिखना। बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग का ध्यान मत देना, पर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। मैं क्या करवाने वाला हूं सर? आपको रिवाइज करवाने वाला हूं मैं टेक ओवर कोड। राजा, टेक ओवर कोड किसके बारे में कहता है? राजा, ये टेक ओवर कोड जो है ना, ये एक सेबी का रेगुलेशन है, जिसका नाम है सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। सर, दो चीजें हैं, तो सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, उसके बारे में रेगुलेशन है जो 2011 में बना था। सर, ये पूरा पूरा आपका 2011 का प्रोविजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों। इसमें मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है? एक अक्वायरर होता है और सामने एक टारगेट कंपनी होती है। सर, ये अक्वायरर जो होता है, ये क्या करना चाहता है? कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। सर, अक्वायरर अकेला नहीं करता, ही में एक्ट विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। अकेला नहीं, अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, वो टारगेट कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। सर, टेक ओवर कैसे कर सकते हो? या तो आप सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर लो, या तो आप सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर कर लो। मतलब सर, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स मतलब बहुत सारे शेयर्स आपके नाम, बहुत सारे शेयर्स अगर आपके नाम अगर हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी में कंट्रोल और वोटिंग राइट आपका आ जाएगा। या फिर आप अदरवाइज कंपनी में कंट्रोल ले लो। अब सर, कंपनी में कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल के दो मतलब होते हैं, या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर आपके पास है, यू हैव द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, और यू हैव द राइट इन मैनेजमेंट और पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन में और पॉलिसीज में अगर आपका राइट है तो उसको कहते हैं कंट्रोल। सर, ये राइट्स कैसे आते हैं? सर, या तो ये शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट की वजह से भी आ सकते हैं, या फिर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आ सकते हैं। पर किसी भी कारण से आपको अगर कंट्रोल मिला है टारगेट कंपनी में, तो इसको हम क्या कहते हैं राजा? इसको हम टेक ओवर कहते हैं। सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि टेक ओवर इज समथिंग दैट हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब सर, उसमें मेरे को ये बताओ सर, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मतलब क्या? सर, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मतलब जो अक्वायरर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। क्यों कॉपरेट कर रहा है सर? क्योंकि उनका कोई अग्रीमेंट है, और ये कॉपरेट करके क्या कर रहे हैं? टारगेट कंपनी के शेयर्स खुद भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ लोगों को ना पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मान लिया जाता है, डीम्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट होते हैं। कौन से लोग सर? आपकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, आपके प्रमोटर्स हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए। ये सबको हम क्या मान लेते हैं? इन सबको हम पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मान लेते हैं। सर, लॉ में आपका प्रोविजन कहे या ना कहे, हम उसको मान लेते हैं। अब रजा, ये बात हो रही थी टेक ओवर के बारे में, तो लगे हाथ मेरे को ये भी बता दो कितने तरह का टेक ओवर होता है? सर, 5 तरह के टेक ओवर होते हैं। पहला होता है
फ्रेंडली टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर मतलब जहां पे तुम कंपनी को खरीदने गए, आपने बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस दिए और सामने वाले ने शेयर्स आपको बेच दिया, जैसे कि बोट ने हैमर को किया था। दूसरा होता है आपका हॉस्टाइल टेक ओवर, जहां पे आपने दिमाग लगा के अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला करके शेयर होल्डिंग बढ़ा के हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया, जैसे कि एनडीटीवी अडानी के केस में हुआ होगा, जैसे कि अडानी मुंबई एयरपोर्ट के केस में हुआ होगा सर। तीसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल टेक ओवर। हॉरिजॉन्टल टेक ओवर मतलब क्या सर? आप सेम इंडस्ट्री में टेक ओवर कर रहे हो, जैसे कि मान लो टाटा मोटर पीवीआर ने आइनॉक्स का टेक ओवर कर लिया, या फिर मान लो टाटा मोटर्स ने अगर मारुति सुजुकी को टेक ओवर कर लिया। सर चौथा हो गया आपका वर्टिकल टेक ओवर, जहां पे आप क्या करते हो, आप अपने सप्लाई चेन में आप किसी का टेक ओवर करते हो, जैसे कि टाटा मोटर्स, मान लो वो कार बनाने के लिए टायर्स खरीदता था सीएट टायर से, अब उसने सीएट टायर को ही टेक ओवर कर लिया, तो इसको कहते हैं वर्टिकल टेक ओवर, इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और सर उसके बाद लास्ट में मैंने क्या कहा, कॉन्ग्लोमरेट, मतलब सर आपने कोई डिफरेंट बिजनेस को अगर टेक ओवर कर लिया, जो आपका नेचुरल बिजनेस नहीं है, कोई नया ही बिजनेस ले लिया आपने, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर। अब राजा जब भी आप टेक ओवर करते हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, कुछ चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होती है। देखो भैया, जो टारगेट कंपनी होती है ना, उस पे तो कोई डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर राजा टारगेट कंपनी के अलावा मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपकी कौन सी कंपनी है, टारगेट कंपनी तो ठीक है, पर टारगेट कंपनी के अलावा जो आपका अक्वायरर है, और वो अक्वायरर के साथ जो प्रमोटर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट है, और जो इनके प्रमोटर है ना, इन सबको डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होता है। अब राजा, आपका एक रेगुलेशन 30 जो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर के बारे में बोलता है, वो आप ओमिट हो गए, वो आपके सेबी रेगुलेशन में नहीं बचा है, और आपका रेगुलेशन 31 है सर, जो बात करता है डिस्क्लोजर इन केस ऑफ इनकम्बरेंस। सर अगर एक प्रमोटर है, उसने अपनी शेयर होल्डिंग कहीं पे एनकंबर करवा रखी है, प्लेज करवा रखी है, गिरवी रखवा रखी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, सर जब आपने प्लेज क्रिएट किया, या अगर आपका प्लेज इन्वोक हो गया, या अगर आपका प्लेज रिलीज हो गया, तो आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर राजा? 7 दिन के अंदर अंदर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है सर। ये सब तो बच्चों वाला प्रोविजन था। अब इसके बाद मेन प्रोविजन आता है आपके ओपन ऑफर का। एकदम ध्यान से सुनना राजा, ओपन ऑफर ना दो चीजें, दो केसेस हो सकते हैं। ओपन ऑफर कुछ केसेस में मैंडेटरी है, और ओपन ऑफर कुछ केसेस में वॉलंटरी है। सर अगर आप वॉलंटरी ओपन ऑफर करोगे ना, तो इसको हम क्रीपिंग एक्विजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं राजा? क्रीपिंग एक्विजिशन भी कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मैंडेटरी ओपन ऑफर का क्या मतलब है? मैंडेटरी ओपन ऑफर मतलब दो केसेस में मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहला, अगर अक्वायरर ने अगर अक्वायरर ने किसके साथ, अक्वायरर ने प्रमोटर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ मिल करके अगर टारगेट कंपनी का 25% से ज्यादा, 25% या उससे ज्यादा का क्या ले लिया, 25% या उससे ज्यादा का कंट्रोल शेयर्स ले लिया, या वोटिंग राइट्स ले लिया, तो उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करके क्या करेगा सर? वो ओपन ऑफर करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करके क्या करेगा? ओपन ऑफर करेगा, और ओपन ऑफर करके बोलेगा कि मैं अप टू 26% ऑफ द शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। ओपन ऑफर करके बोलेगा बाकी शेयर होल्डर्स को कि मैं 25% तक का शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग अब 25% के ऊपर जा चुकी है। ये पहली बार करोगे। और उसके बाद सर दूसरे केस कौन से हैं जिसमें मैंडेटरी हो जाता है? मेरी बात ध्यान से सुनना सर, एक बार आपकी शेयर होल्डिंग 25% के ऊपर चले गई, और आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 5% का एक्विजिशन कर रहे हो, मोर देन 5%, इक्वल टू नहीं, मोर देन 5% का एक्विजिशन कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए पब्लिक ऑफर देना मैंडेटरी है। उस केस में आपके लिए पब्लिक ऑफर देना मैंडेटरी है, जहां पे आप 26% शेयर होल्ड करोगे। सर ये दूसरा ट्रिगर क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आपकी शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो चुकी है, अब आप फिर से एक ऑफर दे रहे हो जिसमें आप 5% शेयर खरीदने की बात कर रहे हो, मिनिमम, मिनिमम नहीं, मोर देन 5% खरीदने की बात कर रहे हो एक साल में, तो ही आपको पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। सर मोर देन 5% है, अगर इक्वल टू 5% या लेस देन 5% है, तो मैंडेटरी नहीं है, पर वॉलंटरीली कर सकते हो। वॉलंटरीली कब करोगे राजा? अगर आपका 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और आप अगर 5% या उससे कम का 5% या उससे कम का एक्विजिशन कर रहे हो, तो आप वॉलंटरीली पब्लिक ऑफर कर सकते हो, पर उसको क्रीपिंग एक्विजिशन कहेंगे। राजा 25 अगर ओपन ऑफर करना है ना, तो एक बात ध्यान रखना, मिनिमम 25% का शेयर होल्डिंग ओवरऑल होना जरूरी है, वरना ना तो मैंडेटरी कर सकते हो ना वॉलंटरीली कर सकते हो। पहली बार 25% हो गया तो आप फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट में पहुंच जाओगे। पहली बार 25% हो गया तो आप फर्स्ट ट्रिगर में हो गए। उसके बाद जब भी 5% से ज्यादा एक्वायर करोगे ना, तो आप सेकंड ट्रिगर में आ जाओगे। वो दोनों केस में मैंडेटरी है। और अगर आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है, पर 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो आप वॉलंटरी ओपन ऑफर वॉलंटरीली क्या कर सकते हो? आप एक्विजिशन कर सकते हो। अब राजा ध्यान रखना, जब आप वॉलंटरीली एक्विजिशन करोगे ना, तब आप कोई अदर एक्विजिशन मत करना। मतलब जब आपका ऑफर पीरियड चालू है, तब तब आप कोई और एक्विजिशन मत करना, और जब आपका ऑफर पीरियड एंड हो जाए ना, उसके बाद भी 6 महीने तक कोई
अदर एक्विजिशन मत करना, मत करना, मत करना, ड्यूरिंग भी मत करना, उसके बाद 6 महीने भी मत करना। सर ये क्या हो गया, ये आपका ओपन ऑफर हो गया। राजा जब आप ओपन ऑफर करते हो ना, उसका टाइमलाइन ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लो और मेरे साथ ड्रॉ भी कर लो। सर जब भी आप ओपन ऑफर करने का सोचोगे, सबसे पहले आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे, एक ड्राफ्ट लेटर ऑफर सेबी को भेजोगे और सेबी को बोलोगे भाई रिव्यू करके अप्रूव कर देना। सर सेबी क्या करेगा, 15 दिन के अंदर रिव्यू करके अप्रूव करेगा। जैसे ही सेबी का अप्रूवल आ जाए, सर सेबी के अप्रूवल आते ही आप उसके बाद क्या करोगे, 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको पब्लिक को इश्यू कर दोगे। पब्लिक को इश्यू कर दोगे कि भैया ये रहा लेटर ऑफ ऑफर, इसके बेसिस पे तुम मेरे को अपना ऑफर दो। सर पब्लिक के पास 10 दिन का टाइम रहेगा ऑफर देने के लिए, 10 दिन का टाइम रहेगा ऑफर देने के लिए। और सर ये ऑफर हो जाने के बाद 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। पब्लिक के पास 10 दिन का टाइम रहेगा ऑफर देने के लिए और ऑफर के बाद 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। और तो और राजा मेरी बात ध्यान से सुनो, सर आप जब ये अप्रूव होता है ना, उससे जब आपका ऑफर ओपन होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम 12 डेज का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 12 दिन का गैप हो सकता है। और ये सारे गैप जो है ना सर, ये वर्किंग डेज में, ये जो सारे डेज है ना, ये वर्किंग डेज है, सारे के सारे वर्किंग डेज है। और तो और मेरी बात ध्यान से सुनना राजा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो ठीक है सर, पर जब आप डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट दोगे ना, उसके 2 दिन पहले आपको एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें या तो आप कैश डिपॉजिट कर दो या फिर आप उसमें क्या कर दो, आप उसमें फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स डिपॉजिट कर दो। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मतलब क्या सर, जो पिछले 12 महीने में जिसका कम से कम 10% शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मतलब वो शेयर्स जिसका पिछले 12 महीने में कम से कम 10% का ट्रेडिंग हुआ है, उसको डिपॉजिट कर दो। या फिर सर आप बैंक गारंटी दे दो, आप पैसा देने की जगह बैंक गारंटी दे दो। किसके फेवर में, ऑफर के मैनेजर के फेवर में। ऑफर का मैनेजर कौन होता है सर, मर्चेंट बैंकर, उसके फेवर में आप एस्क्रो अकाउंट बैंक गारंटी दे सकते हो। और सर जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे ना, उसके बाद 30 दिन के बाद आपका ये एस्क्रो रिलीज होगा। जब आप फाइनल पेमेंट कर दोगे, उसके 30 दिन के बाद आपका एस्क्रो रिलीज होगा, तब जाके फाइनली आपका एस्क्रो रिलीज होगा। सर ये पूरा का पूरा टाइमलाइन किसका है, ये पूरा का पूरा टेक ओवर का टाइमलाइन है, ये पूरा का पूरा ओपन ऑफर का टाइमलाइन है। अब मेरे को बताओ सर, इस बीच में अगर मैं चाहूं तो क्या मैं विड्रॉवल कर सकता हूं ओपन ऑफर का। एक बार ओपन ऑफर इशू कर दिया, कैन इट बी विड्रॉन। सर जैसे आपने पढ़ा है, डिविडेंड वंस इशू डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी विड्रॉन, बोनस शेयर्स वंस इशूड कैन नॉट बी विड्रॉन। वैसे ही सर आप इसको भी जनरली विड्रॉ नहीं कर सकते, पर इसके 4 एक्सेप्शन है सर। पहला एक्सेप्शन ये है कि राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अगर स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहिए थे और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स ही नहीं मिला तो क्या कर लोगे। दूसरा सर, अगर जो अक्वायरर है वो एक नेचुरल पर्सन था और उस नेचुरल पर्सन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ही इज डेड, तो क्या कर लोगे। तीसरा, अगर कोई कंडीशन मीट होना चाहिए था, वो कंडीशन मीट नहीं हुआ। और चौथा, अगर सेबी के ओपिनियन में विड्रॉ करना सही रहेगा तो आप विड्रॉ कर सकते हो। पर सर जैसे ही आप विड्रॉल करोगे ना, उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप वापस एक पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे और बोलोगे हजरात हजरात हजरात, हमने अपना पब्लिक ऑफर विड्रॉ कर लिया है, अब आपको कोई ऑफर ओपन ऑफर नहीं है। और सर जैसे ही आप इसको विड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आपको सेबी को, टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चिल्ला चिल्ला के सबको बता देना कि हमने विड्रॉ कर लिया है, अब हमारा ओपन ऑफर जो है वो वैलिड नहीं है। सर ये पूरा का पूरा प्रोविजन किस चीज का था सर, ये पिछले 10 से 12 मिनट में हमने जो इतने डिटेल में करा, ये पूरा प्रोविजन आपके टेक ओवर कोड का था। सर आप ये टेक ओवर कोड को हमारे नोट से भी पढ़ सकते हो, आप देखोगे मैंने जो डिजाइन कर रखा है उस नोट से भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो याद रह जाए। सर सेबी रेगुलेशंस का पूरा पूरा नोट्स बन रखा है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। सर आपको समझ में आई क्या मेरी बात।